मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। शादी का सीजन है, आप में से कई शादी के बंधन में या तो बंधने जा रहे होंगे, कईयों की शादी भी हो चुकी होगी। बहुत से कपल्स अब शादी के बाद घूमने फिरने की थोड़ी बहुत प्लानिंग भी कर चुके होंगे, लेकिन अभी आपके लिए जो प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। शादी के बाद आप एक नई जिंदगी की शुरुआत जो करते हैं, और ऐसे में अगर आप मिलकर अपनी फाइनेंशियल स्थिति डिस्कस कर लेंगे तो भविष्य के लिए आपके लिए काफी बेहतर होगा। और यही फाइनेंशियल स्टेप्स के 7 वचन डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज हैं जितेंद्र सोलंकी, फाइनेंशियल प्लानर। जितेंद्र, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस खास एपिसोड में। इनफैक्ट शादी के टाइम पे बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, क्या पहने, कहां जाएं, क्या क्या सामान है, उसकी पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शायद कह सकते हैं कि निग्लेक्टेड होता है वो होता है फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। जब गुणों का मिलान होता है एक लड़की और लड़के का, ये देखा जाता है कि कितने गुण मिलते हैं और कितनी कंपैटिबिलिटी है शादी के लिए और आने वाले टाइम के लिए। लेकिन शायद फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी बहुत ही कम लोग देखते हैं। आज के आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा जरूरी है अब आने वाले कपल्स के लिए फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को जांचना? देखिए, जिस तरह से पूरी तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट, और जिस तरह से जिस मोड पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे किसी भी किसी भी कपल के लिए बाकी प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप पहले आप सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं, तब आप प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब आप एक डिपेंडेंट ऐड होता है, आपकी नीड्स जो होती हैं वो एकदम से चेंज होने वाली है। तो ज़रूरी होता है कि आप आप दोनों में एक फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी हो। आपकी जब सोच एक तरफ होगी, आप दोनों जब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आगे आएंगे, तभी आप शादी के बाद की जो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ हैं या फाइनेंशियल गोल्स हैं वो आपको मीट करने में उतना ही आपको हेल्प मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी गुणों के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि फाइनेंशियल जो कंपैटिबिलिटी है वो आपकी कितनी सही है और कहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जैसे शादी के 7 वचन लेते हैं, वैसे ही आप फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 वचन आज ही ले लीजिए। और डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं, उससे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कर लीजिए। इसके तहत हम आते हैं पहले वचन पर। जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला वचन है जितेंद्र, वो इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे पहला जो अगर आप एस्पेक्ट देखें वो होता है आपातकालीन किसी भी स्थिति के लिए आपके पास पर्याप्त विकल्प मौजूद होने चाहिए। तो अगर ये कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग अगर कर ली जाए इसके तहत, हाँ, फ्यूचर प्लानिंग कर ली जाए। सबसे पहले तो आपको क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब आप इंडिविजुअल हैं, आपके खुद गोल है, आप अपनी लाइफ में गोल लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है, आपके पार्टनर के गोल भी आपके गोल में ऐड हो जाते हैं। तो आपको फिर दोबारा से एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं गोल क्लैश तो नहीं हो रहे हैं, कौन से गोल अचीवेबल होंगे, कौन से गोल के लिए आपको कहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन से गोल्स आपके लिए अनअचीवेबल हैं, उनको आपको साइड में रख देना चाहिए। फिर आपको आपके पार्टनर से गोल देखने चाहिए। दोनों के गोल जब एक साथ मिलते हैं, तब आप एक जो हैप्पीली मैरिड लाइफ का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो आप तय कर पाते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हम एक कपल का फाइनेंशियल गोल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप ये शादी के पहले भी कर सकते हैं, जब आपकी शादी होने जा रही है, शादी के बाद भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट शादी को बहुत टाइम अगर हो गया है, अभी भी शुरुआत कर सकते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं हुई है। क्योंकि आपने फ्यूचरिस्टिक गोल्स की बात कही जितेंद्र, डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल सेट होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज्यादा गोल्स में अगर पहली नीड मानी जाए तो वो कौन सा होगा, जिसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का जो दूसरा वचन है, वो एक कपल को क्या लेना चाहिए? देखिए, जैसा क्योंकि आप जब आपने शादी की तो दोनों के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बात की एक प्लानिंग हो सके कि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बाद जो मेरे पार्टनर्स के गोल हैं वो कैसे अचीव होंगे। क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप शादी होगी, उसके बाद आपके बच्चे होंगे, इस तरह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और आप अगर उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां आपके 2 या 3 साल बाद अगर बच्चा होता है तो उसके गोल्स भी ऐड हो जाते हैं। तो वो सब आपके ना रहते उन
वो उन सब के गोल पूरे हो जाएं, या आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे कि आपकी इनकम स्टॉप हो जाए, तो इन सबको अगर हम एक एडुकेट प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो वो इंश्योरेंसेस के थ्रू आता है। तो लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा है और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। ये 3 इंश्योरेंस होते हैं जो बहुत ही प्राइमरी होते हैं, और मेरे हिसाब से इन तीनों की प्लानिंग सबसे ज़रूरी होती है। तो जब आप क्योंकि अगर हम किसी अच्छे बीमा की बात करते हैं, किसी अच्छे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करते हैं जो डेथ के केस में, तो वो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप कोई भी हेल्थ इमरजेंसीज को अराइज नीड को पूरा कर पाते हैं। तो इन तीनों इंश्योरेंसेस को आपको सबसे पहले देखना चाहिए, उनको रिव्यू करना चाहिए। पहले इंडिविजुअल थे, अब आप कपल हो गए हैं। इन तीनों इंश्योरेंस में जो भी आपको बदलाव करने हैं वो करने चाहिए। डेफिनेटली। और इनफैक्ट क्योंकि आपके साथ आपका पार्टनर जुड़ गया, टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितेंद्र। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि अब आगे जाके आप फैमिली स्टार्ट करेंगे तो पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट वाली पॉलिसी जोड़ना कितना ज्यादा आजकल के टाइम में जरूरी हो गया है। जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इनके खर्चों की बात करें तो कई बार इनके अच्छे अस्पताल के खर्चे भी काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैटरनिटी एक्सपेंसेस जैसे जो कवरेज है, ये 1, 2 या 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होता है। तो यानी कि आपको पॉलिसी कम से कम 2 से 4 से 6 साल तक आपको पॉलिसी चलानी है, उसके बाद ही आप इसका कवरेज, इसका एक्सपेंस जो होता है वो क्लेम कर पाएंगे। तो अगर आप शादी के तुरंत बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और इन सब फीचर्स को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी के 2 या 3 साल बाद जब आप बच्चों की प्लानिंग करेंगे तो जब वो एक्सपेंस आपके पास आएगा तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ऑलरेडी वो कवर हो चुका होगा। तो इस तरह के आगे आने वाले जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको आपको प्रायोरिटी पे रख के, और उन सब फीचर्स को आपको जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उनको देखना चाहिए। और जब फैमिली शुरू हो जाती है तो फैमिली के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना ज्यादा बेनिफिशियल आप मानते हैं कि इंडिविजुअल प्लान लेना ही बेटर है? देखिए, इंडिविजुअल प्लान हालांकि आपके पास होगा पहले से, पर मेरी राय में एक फैमिली फ्लोटर प्लान आपको थोड़ा चीपर पड़ता है, और इस हिसाब से आपको प्रीमियम कम पड़ता है। तो बहुत सी कपल्स जो होते हैं उसको आसानी से अफोर्ड कर पाते हैं। तो फैमिली फ्लोटर एक अच्छा वर्क करता है। और जैसे मैंने कहा कि आपको फ्यूचर के अगर बेनिफिट देख रहे हैं तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में न्यू बॉर्न को भी जिस दिन से वो बॉर्न होता है उस दिन से उसका भी कवरेज शुरू हो जाता है। तो इस तरह के फीचर्स आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान में लेके चल सकते हैं, और एक फैमिली फ्लोटर प्लान हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छा वर्क कर सकता है। अब हम दूसरे उस पर आते हैं कि बहुत सी ज्यादातर कंपनीज ये तीनों इंश्योरेंसेस को कवर करती हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, लाइफ हो और हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो ग्रुप इंश्योरेंस में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बट मेरी राय में उसके बावजूद भी आपको एक स्टैंड अलोन पॉलिसी हमेशा लेके चलनी चाहिए। ऑलराइट, ये हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा वचन कि हाँ, इंश्योरेंस नीड्स को पूरी करेंगे। जैसे ही आप 1 से 2 होंगे, फिर 2 से 3 होंगे या 4 भी होंगे। ऑलराइट, अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो होता है कि आप आने वाले टाइम के लिए घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, काफी सारी नीड्स के लिए लोन भी लेते हैं। जब आप सिंगल होते हैं तब भी लेते हैं, फिर जब आप एक साथ हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तब भी लोन लेते हैं। कई जो कपल्स होते हैं शादी के पहले ही एक डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें आने वाले टाइम में घर लेना है, इसलिए पहले से ही लोन रिक्वायरमेंट, या कह सकते हैं कि वहीं से लोन लेने की शुरुआत भी कर लेते हैं शादी से पहले। तो तीसरा वचन ये हुआ कि अगर लोन लेना है तो शादी होने के बाद लोन की रिक्वायरमेंट्स और उसकी जो पूरी फॉर्मेलिटीज है एज अ कपल कैसे पूरी की जाए? ये सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अगर कोई भी लोन ले रहे हैं, कोई इंडिविजुअल एक लोन लेता है, तो शादी के बाद अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस लोन को रीपे करने के लिए। ये एक सबसे पहला बात है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद लोन्स, आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, किस लोन में क्या बेनिफिट है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक लायबिलिटी है जो अगर आपके खर्चों में पूरी नहीं बैठती है तो हमेशा एक फाइनेंशियल स्ट्रेन ले सकती है। तीसरा, होम लोन जैसा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज होम लोन ही लेके अपना एक सपनों का घर खरीद पाती हैं, अदरवाइज वो सपनों का घर कभी पूरा नहीं होता है। पर तो जब आप होम लोन ले रहे हैं तो होम लोन के अंदर बहुत से टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। तो एक कपल जब एक होम लोन लेता है, एक जॉइंट होम लोन लेता है, ऐसे अगर जॉइंट होम लोन आप लेते हैं
तो आप टैक्स को मैक्सिमाइज, टैक्स बेनिफिट को आप मैक्सिमाइजेशन पे ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसमें आपको बेनिफिट अच्छा हो। और इसके अलावा आप अगर फ्रेंड्स रिलेटिव यहाँ से भी अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसका भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। तो आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके पास ज़्यादा अवेलेबल, अच्छी तरह से अवेलेबल है, और उसको आप मैक्सिमम बेनिफिट पे कैसे ले सकते हैं। डेफिनेटली, और ख्वाहिशों की तो कोई सीमा नहीं होती। आप डेफिनेटली चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा घर हो, गाड़ी हो, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही लोन ले, क्योंकि रीपेमेंट भी तो करनी है। और आजकल के टाइम में दोनों का वर्किंग होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चलिए अब फाइनेंशियल प्लानिंग के अगले वचन की तरफ आगे बढ़ें। तो जब दोनों के फाइनेंशियल गोल्स मिल जाते हैं, इंश्योरेंस नीड्स पूरी हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ लोन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, तो ऐसे मौके पर जॉइंट अकाउंट खोलना कितना ज्यादा एडवाइजेबल है। और कई कपल्स ये कहते हैं जॉइंट अकाउंट खोलने से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में क्लैश भी हो जाता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है, क्या ये सही है? देखिए, जॉइंट अकाउंट में प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ से हो सकते हैं, पर मेरी राय में बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि कोई भी एक पार्टनर ज़्यादातर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हस्बैंड वाइफ है और अगर हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ भी अगर घर के सारे खर्चों के बारे में देखती है तो बहुत मुश्किल होता है हस्बैंड के अकाउंट से उसको ट्रांजैक्शन करना। ऐसे केसेस में जॉइंट अकाउंट ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ज़रूरी है, इंडिविजुअल अकाउंट आप शादी से पहले चला रहे हैं और आपके शादी के बाद चलते रहते हैं, उसमें आप अपने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट ऐसे बहुत से मामलों में हेल्पफुल होता है। होम लोन की भी बात करते हैं तो जो जॉइंट अकाउंट से आप कई बार ईएमआई पे करते हैं जब आपने जॉइंट लोन लिया होता है, तो बहुत सी परिस्थिति में जॉइंट लोन हेल्पफुल होता है, जॉइंट अकाउंट हेल्पफुल होता है। मेरी राय में एक जॉइंट अकाउंट आपको हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि आप अपने जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, कैसे आपने डिवाइड करा है और कैसे खर्चे होंगे, कौन पूरा करेगा, इन सब को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब नॉमिनी बनाने की बात होती है तो आप रेकमेंड करेंगे कि अपने पार्टनर को ही आप नॉमिनी बनाएं? जी हाँ, ज़्यादातर जब आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले आप जब भी फाइनेंशियल एसेट कोई भी लेते हैं तो आप नॉमिनी हमेशा पेरेंट्स को बनाते हैं, बट आपकी शादी हो जाती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो जाती है और ज़्यादातर आप चाहते हैं कि आपके बाद जो ज़्यादातर फाइनेंशियल एसेट हैं वो आपकी वाइफ को जाएँ। तो ऐसे में आपको नॉमिनेशन चेंज करने की ज़रूरत होती है और इन फाइनेंशियल एसेट में आप अपनी वाइफ को ही नॉमिनी बनाएं। उस केस में जो आपके बाद जो एसेट आसानी से आपकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाता है। और डेफिनेटली, और ऐसे केसेस में क्योंकि हम फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होना बेहद ही जरूरी है। शादी से पहले आपका कोई अकाउंट है, अकाउंट रहा है, अपने पार्टनर को इसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा बेटर साबित होगा। ऑलराइट, 4 वचनों की तो हमने बात की, अब 5वें वचन की तरफ आते हैं, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का 5वां कदम डेफिनेटली यहाँ पर है, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। 5वां डेफिनेटली एक इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाती है, भगवान ना करे किसी की लाइफ में ऐसी आए, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है। अब आपने लोन ले लिया, अब आपने बैंक में पैसे डाल दिए या फिर एसआईपी कर ली है, निवेश कर लिया है, घर खरीद लिया है, तो आपके पैसे बंद हो जाते हैं। अब इमरजेंसी सिचुएशन में कोई सिचुएशन स्थिति अगर आ जाए तो उसके लिए क्या करें? ये कई बार जब आप सिंगल होते हैं तो क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप इमरजेंसी फंड बनाने की नीड आप नहीं समझते, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत होती है आपके पेरेंट्स हमेशा हेल्प के लिए मौजूद होते हैं। बट जब शादी हो जाती है, आपकी हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है आपके पास एक ऐसा इमरजेंसी फंड हो जो कि ज़रूरत आने पर इस्तेमाल हो सके। किसी भी तरह की कैसी भी इमरजेंसी आ सकती है। आपका किसी अगर एक ही कमाने वाला व्यक्ति है और उसकी अगर जॉब चली जाती है और 3-4 महीने का गैप आ जाता है और लोन लायबिलिटी है, तो 3-4 महीने के एक्सपेंसेस मीट करने मुश्किल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कम से कम 4 से 6 महीने का एक्सपेंस जो होता है वो इमरजेंसी फंड बना के चलें। इमरजेंसी फंड, इसको आप बैंक डिपॉजिट में भी रख सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो कोशिश करें कि ये ऑटो स्वीपिंग जैसी फैसिलिटी में हो, जिससे कि हमेशा लिक्विड अवेलेबल हो। और म्यूचुअल फंड्स में लिक्विड फंड्स होते हैं, उसमें भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, लिक्विड फंड्स में निवेश करने की आपने सलाह दी इमरजेंसी फंड के लिए। अगर कुछ फंड्स यहाँ पर आप रेकमेंड करें
जिससे कि डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन से बचने में फायदा मिले? बिरला सन लाइफ कैश प्लस है, एचडीएफसी लिक्विड फंड है, और रिलायंस म्यूचुअल फंड में देखें तो रिलायंस मनी मैनेजर एक ऐसा फंड है जिसमें कि वो एक एटीएम कार्ड भी आपको उसमें दे रहे हैं। तो इस तरह के फंड्स हैं जिसमें कि इन्वेस्ट करके आप अपने इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं। थोड़ा आप अपने बचत खाते में रख सकते हैं, या ऑटो स्वीप इन एफडी जैसी फैसिलिटी है उसमें रख सकते हैं। थोड़ा अमाउंट आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइड करके आप अपने इमरजेंसी फंड को ज्यादा लिक्विड बना के और एक अच्छे रिटर्न पे एक 4 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि हमेशा बना के चलें। और ऐसे टाइम पर जब इमरजेंसी फंड सेट करना है, कौन से फंड्स में निवेश न करने की आप सलाह देंगे? क्योंकि पर्सनल फाइनेंसिंग में या आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आप कई फंड्स ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके होते हैं। शादी के बाद डेफिनेटली सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में कौन से फंड में निवेश ना करें? ये कई बार हमें क्या होता है कि इमरजेंसी फंड हम ये सोच के चलते हैं कि शायद हमें 1 साल या 2 साल तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम फिर जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, कई बार इक्विटी फंड में भी हम रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर हम रिटर्न कमा ले, तो हम इक्विटी में निवेश कर देते हैं, या हम जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उसमें कर देते हैं। कई बार गलत सलाह मिलती है तो हम यूलिप में भी ऐसे फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन सब निवेश से बचना चाहिए। सीधा साधा है कि इमरजेंसी फंड आपका लिक्विड होना चाहिए। उसके लिए आपका बचत खाता, अगर आप लिक्विड फंड से कंफर्टेबल नहीं है तो आपका बचत खाता सबसे बढ़िया निवेश है। अदरवाइज ऑटो स्वीप इन एफडी भी आपके लिए अच्छा है, और लिक्विड फंड्स इसके साथ, इन तीनों का अगर आप मिला के चलेंगे तो आपका इमरजेंसी फंड एक अच्छा निवेश होगा। जी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 वचन कौन से हैं, इस पर तो हमने चर्चा की। 2 वचन अभी बाकी हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम आपको बता रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 वचन। शादी करने जा रहे हैं या फिर शादी हो चुकी है, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी होना बेहद जरूरी है। किन बातों का ध्यान रखें? पहला वचन जो हमने डिस्कस किया वो है कि मिलकर फ्यूचर प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। दूसरा वचन है इंश्योरेंस नीड्स को जरूर आप देखें। तीसरा वचन है लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसको जॉइंटली उसका चुकता करें। चौथा वचन है कि जॉइंट अकाउंट बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी रखें। पांचवा वचन है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी है। जितेंद्र, 5 वचनों पर तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन अब हम जो 6वां वचन है उसकी तरफ आते हैं। शादी के बाद एक डेफिनेटली घर को चलाना है, मंथली बजट की प्लानिंग करनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शादी के पहले तो डेफिनेटली मम्मी पापा के साथ अगर आप रहते हो, अकेले रहते हो, तो आपकी अपनी नीड्स हैं, लेकिन उसके बाद पार्टनर की नीड्स को साथ में जोड़कर चलना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करें इसके लिए? देखिए, मंथली बजट किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मूल जो बेसिक्स होता है। सबसे पहले आपको एक, क्योंकि आप क्या खर्चे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना आप सेव कर पा रहे हैं, जब तक आप मंथली बजट बना के नहीं चलेंगे तब तक आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जब आपकी शादी हो जाती है तो एक तरह से आपके खर्चे डबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपके भी कुछ खर्चे हैं, कुछ खर्चे आपके पार्टनर की तरफ होते हैं। तो एक मंथली बजट का आपको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है कि एक स्पेंडर ज्यादा होता है और एक सेवर ज्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें जरूरी है कि उसको आप अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। वैसे जितेंद्र, स्पेंडर कौन ज्यादा होता है और सेवर कौन ज्यादा होता है? जनरली ज्यादातर अगर जितनी हम देखें तो उस केस में मेन ज्यादा स्पेंडर होते हैं एक्चुअली। अगर वुमेन को फाइनेंशियल प्लानिंग दिया जाए तो वो ज्यादा पैसा सेव करती है। हम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जैसे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। अगर आप एक ज्यादा स्पेंडर है तो वो अपने जो भी घर के एक्सपेंसेस होते हैं वो अपनी तरफ ले सकता है, और अगर एक सेवर है तो वो अपनी इनकम को ज्यादा सेव करने में यूटिलाइज कर सकता है। और आजकल के सिनेरियो में कैशलेस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मंथली बजट में? बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से जो अब करंट सिनेरियो है, धीरे धीरे से दुकानों पे भी या और जगह भी कैशलेस ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे टूल्स, टेक्नोलॉजी इंडिया में इस तरह से डेवलप हो रही है कि आपके पास इतने सारे टूल्स हैं कि आप कैशलेस को एक अच्छे से यूज कर सकते हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज आपके पास बहुत अच्छी हो गई हैं। ऑलराइट, तो कैशलेस को उस तरह से यूज करें। और जैसे मैंने कहा कि एक मंथली बजट और अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसको मॉनिटरिंग करें और एक सेट लिमिट के अंदर ही चलें। तो 7वां वचन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग। पहले आप अकेले करते हैं, फिर जब अपने पार्टनर के साथ करना, सबसे इंपॉर्टेंट गोल।
जितेंद्र। जी, जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और मेरी राय में बहुत निगलेक्टेड फैक्टर भी है। बहुत कम लोग हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ ध्यान देते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपका लिमिटेड बजट है, क्योंकि जैसे ही आपकी शादी होती है और जैसे ही बच्चे होते हैं तो उनके जो खर्चे हैं वो ऐड हो जाते हैं फिर। और जब आपको पास ये डिसीजन लेना होता है कि वो पहले रिटायरमेंट प्लानिंग करें या पहले बच्चों की प्लानिंग करें, तो ज्यादातर केसेस में रिटायरमेंट प्लानिंग बैक सीट पे चला जाता है। तो जरूरी है कि जब आपकी शादी हो गई है तो रिटायरमेंट प्लानिंग को एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन दें। सबसे पहले आप, क्योंकि आपके पास वक्त भी अच्छा होता है, शादी हुई है उसके बाद आपके पास मसलन 30-35 साल होंगे आपके रिटायरमेंट के लिए, तो ये इतना अच्छा पीरियड मिल जाता है एक्यूमुलेशन के लिए। तो आप एक आइडेंटिफाई करें आपको रिटायरमेंट में क्या कॉर्पस चाहिए होगा। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला एम्प्लॉयर बेनिफिट आता है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसको आप देखें, उससे आप कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसमें नेशनल पेंशन स्कीम जैसी है रिटायरमेंट की लो कॉस्ट ऑप्शन है, उसको अवेल कर सकते हैं। या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्ट करके आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जी, तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 वचन। डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जरूर सोचिए। शादी अगर हो गई है, अगर शादी नहीं हुई है, तो भी आप यही 7 वचन निभा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए मनी गुरु के इस बेहद ही खास एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए CP6।